हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और बेहतर होंगे। जैसा कि हम आपको MTS में पूछे गए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन 8 मई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हूबहू सीरीज को आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हमारे सीरीज से हैं, क्योंकि आपको मैं जो पिछली सीरीज को कराया हूँ मैराथन की, उसमें से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इस सीरीज से आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर उस्ताद अली खां, क्या उस्ताद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? आपका वीणा। वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। उस्ताद अली खां आपका इनका संबंध किससे है? तो उस्ताद अली खां का संबंध आपका है सरोद से। किससे? सरोद से संबंध है उस्ताद अली खां। तो सरोद से संबंधित और कौन कौन हो सकते हैं तो आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था? तबला वादक के बारे में बताया था। तबला वादक के बारे में जैसे क्या क्या बताया था, तो इम्पॉर्टेंट जो तबला वादक हैं अल्लाह रखा खां, क्या अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक हैं। एक आपके हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये आपके तबला वादक हो गए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है आखिर तबला वादक के बाद संतूर वादक कौन है? तो आपका जो भजन सोपारी हैं, उसके बाद शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार जो शर्मा हैं ये संबंधित हैं आपके संतूर वादक। फिर पूछ सकता है आखिर इसके बाद तबला वादक, संतूर वादक, उसके बाद सितार वादक। सितार वादक में आपको पता होगा रविशंकर मिश्र। रविशंकर के बाद आपका आते हैं उमाशंकर। रवि के फ्रेंड हैं कौन? उमाशंकर, ऐसे याद रखिएगा। और रवि के फ्रेंड हैं कौन? निखिल सिंह या निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो सितार वादक से संबंधित है। उसके बाद विलायत खान। विलायत खान और क्या? वजाहत खान। वजाहत खान और क्या हो गया? बुद्धादित्य, क्या बुद्धादित्य चटर्जी। इतने आपसे सितार वादक हैं। ये सरोद वादक के बारे में आपसे मैंने क्या बताया? अहमद अली, क्या अली अकबर, क्या हो गया? अली अकबर खां। और क्या आते हैं? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां। उसके बाद आपसे आते हैं सरोद वादक में आपके अली अहमद खां, क्या अली अहमद खां। इतनी बात आपको इससे याद रखना है। पूछा गया था गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आखिर कौन सी है? तो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। या तो गेहूं के लिए बोले, या धान के लिए बोले, या आपका मक्का के लिए बोले, या बोले आलू के लिए, ये सभी दोमट मिट्टी इसके लिए है। आखिर मिट्टी भारत में कितनी है? तो मिट्टियों की संख्या कितनी है? टोटल 8। पूछे अगर मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या पेडोलॉजी बोलते हैं? मिट्टी के बारे में स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। उसके बाद भारत में मिट्टियाँ आपकी हो गई, पहले दोमट मिट्टी हो गई, फिर आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंगुर मिट्टी। क्या? रेंगुर मिट्टी। ये काली मिट्टी का जो निर्माण होता है किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे? जो बेसाल्ट चट्टानें हैं इनके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें सबसे उपयुक्त क्या होती है? जो कपास की खेती होती है ये काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त होती है। फिर पूछता है आखिर लाल मिट्टी क्या होती है? जो आपकी लाल मिट्टी होती है ये आयरन ऑक्साइड, किसके? Fe2 आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपयोगी होती हैं? तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है आपका चाय वगैरह। क्या? लाल मिट्टी Fe2O3 की अधिकता से। चाय में कौन कौन सी मिट्टी में? जो लैटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी में चाय हो गया आपका, कॉफ़ी हो गया,
कॉफ़ी के बाद आपका इलायची हो गया, क्या इलायची हो गया, ये सभी जो है लैटेराइट मिट्टी में उपयोगी होती हैं। फिर एक प्रकार की मिट्टी होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ होती है यानी पुरानी जलोढ़, और एक होती है नई जलोढ़। नई को हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी, ओल्ड को हम लोग बोलते हैं बांगर, और नई को हम लोग बोलते हैं खादर। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। खादर यानी जो उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वही आपकी होगी खादर में आएंगी। इतनी मिट्टियों के बारे में जानना है। एक होती है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? आपकी हो जाएगी पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन से आएंगे? ये आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र होगा। इसमें फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन पर्वतीय मिट्टियों में होता है। ये भारत में कुछ प्रमुख मिट्टियाँ हैं। फिर आता है, पूछता है कि ये हमारा तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ? क्या? तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन ये टैगोर जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है। फिर पूछ सकता है आखिर तत्वबोधिनी सभा के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर पूछ सकता है आपका आखिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। सलीम अल्लाह खां, क्या? सलीम अल्लाह खां और आज़ा खां, सलीम खां और आज़ा खां के नेतृत्व में आपका होता है किसका निर्माण? मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके बाद पूछता है आखिर बालिका विद्यालय है किसके द्वारा होता है? बालिका विद्यालय का गठन किसके द्वारा होता है? जो ज्योतिबा फूले, क्या? ज्योतिबा जो फूले हैं इनके द्वारा बालिका विद्यालय का स्थापना होती है। फिर पूछ सकता आखिर स्वराज एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा होता है? जो आपका एशियाटिक सोसाइटी है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन 1784 में विलियम जोन्स, किसका द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। फिर पूछेगा आपसे तत्वबोधिनी सभा के, मैंने बताया आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद पूछेगा आपका आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक। अब अगला पूछा गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षा योग्यता। क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षा मेला में कितने जिलों ने भाग लिया? टोटल कितने हमारे जो जिले थे इसमें भाग लिए थे? तो इसमें जो 25 राज्य हैं, कितने? 25 राज्यों के 197, कितने? 197 जो जिले थे वो भाग लिए थे। कितने? 197 जिले भाग लिए थे। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि आखिर रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता होगा रोजर फेडरर जो है ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपको बता दें ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं रोजर फेडरर। फिर पूछ सकता है आपसे लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी ये क्या है? एक आपके फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर हैं और किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सबको हम लिखा रहा है। एम्बापे पूछ सकता है, एम्बापे तो ये भी कहाँ के हैं? ये आपके हैं फ्रांस के। और क्या है ये आपके? ये भी है हमारा फुटबॉलर। क्या? ये भी हैं फुटबॉलर, एम्बापे भी, ठीक। फिर पूछ सकता है आखिर इन्हीं के साथ साथ साइना नेहवाल कहाँ की हैं? साइना नेहवाल ये आप किसकी खिलाड़ी हैं? टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी? ये भी हमारी साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। किसकी? साइना नेहवाल ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ये हैं भारत की। कहाँ की रहने वाली हैं? भारत की। फिर पूछ सकता है आखिर सानिया मिर्ज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है सानिया मिर्ज़ा, तो ये भी आपकी कहाँ से संबंधित है? ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, भारत से संबंधित है। आखिर इनसे से पूछने के साथ साथ सचिन तेंदुलकर कहाँ से हैं?
तो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्हीं को भारत रत्न मिला था। ये हमारे कहाँ के हैं? भारत के रहने वाले हैं। खिलाड़ियों में एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। उसके बाद कुछ खिलाड़ी और जो इंपॉर्टेंट है हमारे, कौन कौन से हैं? जैसे मैं बात करता हूँ, कौन? आपके वीरेंद्र सहवाग के बारे में पूछ सकता है। वीरेंद्र सहवाग ये कहाँ के हैं? ये भी हमारे इंडिया के निवासी हो गए। उसके बाद पूछ सकता है एक इंपॉर्टेंट, चूंकि शेन वार्न इनका भी निधन हुआ है, तो ये हमारे कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, नो स्पिन। क्या? नो स्पिन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर पूछ सकता है आगे शेन वार्न के साथ साथ कुछ और, जैसे पूछ सकता है आपका शाहिद अफरीदी पूछेगा। क्या? शाहिद अफरीदी कहाँ के निवासी हैं? तो ये पाकिस्तान के निवासी हैं। ये बैडमिंटन से क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित हैं। फिर पूछ सकता है सात्विक साईराज किससे संबंधित हैं? ये आपके शतरंज से संबंधित हैं। ये भी हमारे भारत के रहने वाले हैं। नवरेह त्यौहार, ये त्योहारों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आखिर नवरेह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? देखिए जो फेस्टिवल है आपका, एक है आपका नवरेह और है नवरोज, और एक है आपका हरेला और हरेली। उसके बाद सिगमो फेस्टिवल, सिगमो के बाद आपका हो गया चाप चार कूट फेस्टिवल। इतने फेस्टिवल के बारे में पहले देखिएगा। नवरेह और नवरोज़, नवरेह कहाँ का है? आपका जम्मू एंड कश्मीर का ये नया साल है। और नवरोज़ का है ये पारसियों का नया साल जो है नवरोज़। मैंने आपको क्या बताया था? नवरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा को शुरू किसके द्वारा किया गया? जो बलबन था, इसके द्वारा नवरोज़ त्यौहार मनाया जाने लगा। हरेला और हरेली, हरेला आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। और हरेली हमारा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ का हरेली हो गया। सिगमो फेस्टिवल कहाँ का मेरा हो गया? गोवा का। चाप चार कूट हो गया हमारा मिजोरम का। कहाँ का? मिजोरम का। इतनी बात आपको यहाँ से शायद समझ में आ गई होगी। उसके बाद उड़ीसा का, उड़ीसा का जो महत्वपूर्ण है, एक है रज पर्व और दूसरा है आपका नुआखाई। नुआखाई में क्या होता है? नए चावलों का प्रयोग किया जाता है। ये उड़ीसा का हो गया, ठीक है। उसके बाद खारची कहाँ का है? खारची, खारची कहाँ का है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा का फेस्टिवल है। उसके बाद विशु, विशु कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये आपका है केरल का फेस्टिवल। केरल का जो न्यू ईयर है ये आपको बोलते हैं विशु को। उसके बाद वोनालू कहाँ का है? वोनालू आपका हो गया तेलंगाना। उसके बाद पूछ सकता है फूलों का त्यौहार, जो फूलों की घाटी है ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? ये भी आपकी है उत्तराखंड में, ठीक। फिर आपसे पूछ सकता है कि संगाई महोत्सव, क्या संगाई महोत्सव कहाँ का है? तो ये आपका है मणिपुर का। MN मतलब हो गया आपका मणिपुर हो गया। क्या हो गया? मणिपुर। फिर हम बात करते हैं वोनालू, पोंगल। पोंगल आपका कहाँ हो गया? तमिलनाडु हो गया, ठीक है। पोंगल आपका त्यौहार कहाँ का होगा? तमिलनाडु का। और वोनालू जो है, और एक क्या पूछता है? पुथाडू। पुथाडू त्यौहार कहाँ पे हो गया? पोंगल में। पोंगल के दिन हम लोग कौन सा मनाते हैं? जल्लीकट्टू। क्या मनाते हैं? जल्लीकट्टू त्यौहार जो है पोंगल के दिन मनाते हैं। इसमें क्या होती है? सांड दौड़ होती है। क्या? सांड की दौड़ होती है। इसमें सांड के सींग में क्या होता है? एक टोटरी होती है, इसमें धन रहता है। उसी को पकड़ने के लिए पोंगल के दिन होता है जल्लीकट्टू त्यौहार। उसके बाद होता है एक आपका होता है कंबाला भैंस दौड़। कौन सा भैंस दौड़? कंबाला जो भैंस दौड़ है ये कहाँ पे होती है? आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में होता है। उसके बाद पूछेगा आपका गुड़ी पड़वा। क्या? गुड़ी पड़वा, या पूछेगा लावड़ी, या बोले आपका तमाशा। ये जितने फेस्टिवल हैं ये आपके मनाए जाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, ठीक। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपसे कुछ पूछ सकता है, जैसे आपका फगली महोत्सव। क्या? फगली महोत्सव इंपॉर्टेंट है। फगली फेस्टिवल, तो जो फगली फेस्टिवल है आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इतनी बात आपको इससे याद रख लेना है।
अब देखिए पूछा गया था कि आखिर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। क्या शपथ, मैंने आपको बताया था 100 से 60 100 से शपथ, यानी अनुच्छेद नंबर 60 के तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। मैंने आपसे बताया था एक ट्रिक, क्या, पकानि कोका द्वयोदशम, पकानि कोका द्वयोदशम। ये महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक थे ये किससे संबंधित थे, ये राष्ट्रपति से संबंधित थे। प से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से हो गया कार्यपालिका का हेड। राष्ट्रपति क्या होगा, कार्यपालिका का हेड होगा। ये आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है। किसमें, आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होगा, 53 पे जाएगा, फिर 54 हो गया, 54 के बाद आपका 55, 56, 57, 58, उसके बाद 10 से हो गया 59, 100 से शपथ हमारा 60 में हो गया, और 61 मेरा हो गया महाभियोग। क्या, महाभियोग। देखिए क्या क्या बात हुई, कार्यपालिका का हेड होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन से लेते हैं, तो आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्या, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन की बात ही खत्म हो गई है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। कोटा यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा उसके संबंधित कोटा का प्रावधान किसमें किया गया है। कोटा यानी क्या शर्तें होंगी, कार्यपाल, क्या, राष्ट्रपति का आखिर कार्य कब तक होगा, तो कार्यकाल जो होगा ये हमारा होगा 5 वर्ष। क्या, 5 साल का उम्र तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। उसके बाद आपसे दूसरे होगा दोबारा निर्वाचन। क्या, राष्ट्रपति का जो दोबारा चुनाव होगा आर्टिकल नंबर कितने के तहत, 57 के तहत होगा। ये चुनाव 6 महीने के अंदर संपन्न करा लिए जाएंगे। यो से हो गया राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है, तो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए राष्ट्रपति 35 साल का होना चाहिए। उसके बाद पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। उसके बाद दशाएं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। वे आर्टिकल नंबर 59 में इसका जिक्र किया गया है। 60 में है शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलवाए थे। हमारी जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको शपथ 49वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे NV रमन्ना के द्वारा शपथ दिलवाया गया। उसके बाद आपका 61 होगा है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग USA के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 61 में इसका जिक्र किया गया है। एक इंपॉर्टेंट और आर्टिकल है 72 नंबर है, तो राष्ट्रपति के जो क्षमादान की प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 72। 71 में क्या किया गया है, 71 में यह बोला गया है कि आखिर राष्ट्रपति मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में नहीं है, उस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। इतनी बात आपको यहां से याद रख लेना है। देखिए कल के पेपर में पूछा गया था कि आखिर भारत का जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहां से किया गया था, तो हम भारत के लोग से, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से किया गया है। उसके बाद पूछेगा कि आखिर प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना में हुआ। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आखिर कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति के बाद विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कितने प्रकार की समता की बात कहा गया है, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर क्या है, आखिर भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको इससे याद करना है। भारतीय संविधान बना था 2 साल 11 माह 18 दिन में। कितना, 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बना था। इसमें कितनी महिला सदस्य थे, तो टोटल 15 महिलाएं थी। तो भारतीय संविधान की
ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसको कराया भी हूँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो मैंने क्या बताया था, भारतीय संविधान में वैसे भाषाएं कितनी हैं, तो भाषाएं हैं 22। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषा को जोड़ा गया। तो कितनी भाषाएं होंगी? 22 भाषाएं होंगी। 22 भाषाओं में आपका हो गया असम, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। यानी टोटल कितनी भाषाएं होंगी? 22 भाषाएं होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर 22 भाषाओं में कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ था क्या, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21 के बाद आ गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। न से हो गया मेरा नेपाली, मणिपुरी, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर 21 में 71 को हम ऐड करेंगे, हो जाएगा 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या हुआ, इसमें 92 संविधान संशोधन 2003 में इसमें बोडो BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी स्टार्टिंग में 4 भाषाएं थी, उसके बाद एक जोड़ा गया। ये 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22 भाषाएं टोटल हो गई। यही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, उसके बाद क्या है कि आखिर जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि आखिर, हाँ, भाषाओं से संबंधित तो हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर पूछा क्या गया था। पूछा गया था कि रानी की वाव, ये कितने के नोट पे, आपको पता होगा कि जो रानी की वाव है ये कितने की नोट पे, हमारी 100 रुपए की नोट पे है रानी की वाव। ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती की नदी के किनारे अवस्थित है। आखिर रानी की वाव अवस्थित कहाँ पे है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है, 2014 में। उसके बाद यूनेस्को में 1983 में आगरा के ताजमहल को, लाल किला को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद पूछेगा कि आखिर मंगलयान ये कितने रुपए के नोट पे अंकित है? तो 2000 की जो नोट है इस पे अंकित है मंगलयान। तो लाल किला किस पे अंकित है? जो लाल किला है ये अंकित है आपके 500 रुपए की नोट पे अवस्थित है। फिर आखिर पूछता है आखिर 10 रुपए की नोट पे क्या है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये जो आपका अवस्थित है 10 रुपए के नोट पे स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है उड़ीसा में अवस्थित है। राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? राउत नाच ये किस राज्य का लोक नृत्य है? या पूछे आपसे राउत नाच या पूछे पंडवानी, ये आपके टोटल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के नाच हैं। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आपका भांगड़ा और गिद्धा, ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं पंजाब के लोकगीत हो गए। उसके बाद पूछ सकता है भांगड़ा गिद्धा के बाद आपसे पूछेगा कि थांगटा कहाँ का है? तो थांगटा आपका हो गया मणिपुर का लोक नृत्य। उसके बाद आपका पूछेगा गरबा कहाँ का है या डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग बोलेंगे ये है हमारा गुजरात का। उसके बाद पूछ सकता है लावड़ी और तमाशा, लावड़ी तमाशा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है गणेश चतुर्थी, ये आपका कहाँ पे होता है? तो ये महाराष्ट्र रीजन में इसका त्यौहार मनाया जाता है। फिर कुछ त्यौहार इंपॉर्टेंट है जो आपके उत्तर भारत से संबंधित है। जैसे आपसे पूछेगा आखिर जैसे सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन ये कहाँ मनाया जाता है? आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद एक होता है अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहाँ पे लगता है? तो ये कहाँ लगता है? केरल में।
एक है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। क्या त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में। क्या? त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। त्रिशूरपुरम त्योहार आपका मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। चाप चार कूट के बारे में मैंने बताया। क्या? चाप चार कूट, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपका है मिजोरम में। उसके बाद जैसे क्या है? सिग्मो फेस्टिवल। क्या? सिग्मो फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल, ये आपका मनाया जाएगा नागालैंड में। आखिर उसके बाद पूछ सकता है आपसे पक्के हार्नबिल। क्या? पक्के हार्नबिल त्योहार, तो ये कहाँ मनाया जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक। जैसे पूछ सकता है तवांग। तवांग आपका कहाँ पे है? ये भी आपका है अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक। फिर हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया था कि आखिर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? तो राष्ट्रपति का पद आपको मैंने बताया ये आया था किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने क्या बताया? विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें आपके मनोनीत और एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। कौन? मनोनीत, जो कि राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 12। उसके बाद आपके एंग्लो इंडियन, कौन? एंग्लो इंडियन, ये भी भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में इस समय जो राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये आपकी जो राष्ट्रपति हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? झारखंड। झारखंड की क्या थी उस समय? आपकी राज्यपाल थी। आखिर ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा मयूरभंज से बिलोंग करती हैं। ये मुर्मू जी जो हैं इन्होंने किसको हराया था? आपके कांग्रेस के जो थे यशवंत राज को हराया था। उसके बाद मुर्मू जी को शपथ किसने दिलवाया था? तो एन.वी. रमन्ना जी ने इनको शपथ दिलवाया था। ये कौन से नंबर के थे? 49वें नंबर के। 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। आपके डी.वाई. क्या बोलते हैं 50वें नंबर के जो हैं आपके हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ या शायद वाई.बी. चंद्रचूड़ है। आप देख लीजिएगा, जो भी होंगे क्लियर मुझे नहीं है, इसलिए डाटा को हम नहीं नोट डाउन करेंगे। इतनी बात आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। पूछा गया था आखिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है? तो आपको पता है शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं टोटल? टोटल शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कितनी है? शास्त्रीय डांस पूछेगा यानी नृत्य पूछेगा तो इसकी संख्या आपकी है 8। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। सबसे नया कौन सा है? उड़िया। अब देखते हैं तमिल। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को कब किया गया? 2004 में। उसके बाद 4 से 10 दुगुना करेंगे, 4 दूनी 8। तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यानी तमिल के बाद तेलुगु हो गया, कन्नड़ ये आपका 2008 में हो गए। फिर मलयालम आ गया 2013 में। कैसे याद करेंगे? चूंकि ये देखिए 3 के टाइप उल्टा बना हुआ था, ऐसे याद कर लीजिएगा। उड़िया आपकी कहाँ हो गई? 2014 में, यानी सबसे नवीनतम हो जाएगी तो उड़िया हो जाएगी। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी हो जाएगी? तो तमिल भाषा हो जाएगी। शास्त्रीय भाषाओं में सबसे जो आपका ओल्ड है कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। क्या? भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। शास्त्रीय केरल से कहाँ है? केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्या? कथकली और मोहिनीअट्टम, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है केरल का शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आखिर निम्नलिखित में कौन सी भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, सबसे ओल्डेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। लेकिन जो झावेरी बहन है इनका संबंध आपका किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। किससे? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं झावेरी बहनें। उसके बाद मैंने आपको बताया था तबला वादक में गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह
खां का, और उसके बाद आपके हो गए तबला में ये सब है आगे, जाकिर हुसैन भी। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। भारतीय यानी बीसीसीआई पूछेगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। बीसीसीआई के इस समय हेड कौन है, तो इस समय आपके जो हेड है रोजर बिन्नी है। कौन, रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के आपके हेड हैं। इसके सचिव जो हैं तो जय शाह है। क्या, सचिव जो हैं अमित शाह के बेटे कौन है, जय शाह, ये आपके क्या हो गए, सचिव हो गए। उसके बाद पूछ सकता है आपसे आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतरराष्ट्रीय खेल संघ, अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट है, क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, आईसीसी का मुख्यालय, आपको आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में है। कहाँ पे है, यूएई यानी दुबई में है। इसके हेड कौन है, तो ग्रेग बर्कले। कौन, ग्रेग बर्कले जो हैं ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ये आपके आईसीसी के हेड है। तो भारतीय क्रिकेट के बारे में इतनी बातें आपको पता होगा। वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकता है। आखिर इसकी विजेता कौन है, तो विजेता टीम आपकी हो गई इंग्लैंड। उप विजेता टीम कौन सी हो जाएगी, तो पाकिस्तान उप विजेता टीम हो गई। इतनी बातें आपको याद रखना है जो कि लेटेस्ट है। आईपीएल के बारे में बताते हैं, जो आईपीएल कौन जीता था। देखिए आईपीएल जो है, आईपीएल का वो 15वां सीजन था, इस समय 16वां सीजन चल रहा है। तो आईपीएल की जो 15वें सीजन है उसके विनर कौन कौन था, तो उसका विनर था गुजरात टाइटंस। कौन था, गुजरात टाइटंस। लेकिन लूजर कौन था, राजस्थान रॉयल। ये आपका क्या था, लूजर था, ये आपका हो गया विनर। इतनी बातें के साथ साथ आपको याद रखना है पर्पल कैप, पर्पल के बाद ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप आपके बटलर के पास था और पर्पल कैप चहल के पास था। यजुवेंद्र चहल, जो चहल करता है वो बहुत पल कुजता फानता रहता है, ऐसे याद रखना है चहल। ये पर्पल कैप किसको मिलता है, जो विकेट सबसे ज़्यादा लेता है। उसके बाद ऑरेंज कैप किसको मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बैटिंग करके रन बनाता है। इतनी बातें आपको आईपीएल से याद रखना है। तो आईपीएल में टोटल कितनी टीमें हैं, 10 टीमें हैं। 2 नई टीमें हैं आपकी, गुजरात टाइटन और आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स। उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये सभी किससे संबंधित हैं, ये सभी हैं आपके संबंधित सरोद से। किससे, सरोद से संबंधित है। सरोद से संबंधित कौन कौन से हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, उस्ताद अली खां हो गए। उसके साथ आपसे पूछे अलाउद्दीन खां, अकबर खां और हुसैन खां, ये सभी किस में आ जाएंगे, सरोद के अंतर्गत आ जाएंगे। पूछा गया कि जल निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछा गया था अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा अलग करता है, तो मैंने क्या बताया था आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में। जब पूछेगा कि मालदीव को मिनी काय से, किससे, मिनी काय से अलग कौन करेगा, तो 8 डिग्री चैनल। कैसे, देखिए मालदीव हो गया और यम से होता है मिनी काय, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 बन रहा है कि नहीं, एकदम सेम बन रहा है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मिनी काय को लक्षद्वीप से, मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग कौन करेगा, तो आपका अलग होगा ये 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है यही आपको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैनल हैं, जैसे आपसे पूछता है 24 डिग्री अक्षांश, ये किसे अलग करती है, या बोले रेड क्लिफ रेखा। कौन, रेड क्लिफ रेखा, ये किसके किसके बीच अवस्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। उसके बाद बोलेगा 49 डिग्री समांतर रेखा, ये किसके किसके पैरेलल है, यूएसए और कनाडा। यूएसए बोले तो आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक, फिर आपसे पूछता है 38 डिग्री पैरेलल, ये किसके बीच में है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया प्लस दक्षिणी कोरिया के बीच में अवस्थित है। फिर क्या पूछ सकता है, सीज फ्रॉड, सीज फ्रॉड रेखा, सीज फ्रॉड यानी जर्मनी और पोलैंड, पोलैंड के साथ जर्मनी के बीच में सीज फ्रॉड रेखा अवस्थित है। क्या, सीज फ्रॉड अवस्था है कहाँ पे,
जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सीज फ्राड, देखो फ्रा है तो फ्रा से आपका हो जाएगा फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रा से आपका हो जाएगा फ्रांस। इंपॉर्टेंट है मैनमोहन रेखा, सबसे पता होगा मैनमोहन रेखा कहाँ है, चीन के बीच है, भारत और चाइना के बीच में है। एक 17 डिग्री पूछता है, 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 17 डिग्री जो रेखा है ये वियतनाम के बीच में है। किसके? वियतनाम, यानी कौन कौन सा वियतनाम हो गया, नॉर्थ और साउथ वियतनाम को 17 डिग्री जोड़ती है। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाएगा तो पूछ सकता है मेन रहीम रेखा, मेन रहीम पूछ सकता है तो जर्मनी और पोलैंड। उसके बाद पूछ सकता है आपसे मान लीजिए डूरंड लाइन, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच था लेकिन अब कहाँ पे है, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के बीच में है आपका ये रेखाएं। क्या ये रेखाएं आपकी हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि पूछा गया था 2011 की जनगणना, आखिर इसमें दूसरा सबसे अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? क्योंकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा तो हिंदू है, इसका मतलब हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक में कौन कौन से आते हैं, तो जो आपका आते हैं अल्पसंख्यक के अंतर्गत, तो जो मुस्लिम है तो ये तो 14.2% है, यानी मुस्लिम के बाद आते हैं ईसाई, यानी ईसाई कितने हैं 2.3%, यानी दूसरे नंबर का अल्पसंख्यक का हो गया ईसाई। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, तो यानी जो आपके दूसरे नंबर पे कौन आ गए, ईसाई। ईसाई दूसरे नंबर पे अल्पसंख्यक हो गए, सिख आपके तीसरे नंबर पे हो गए, बौद्ध आपके चौथे नंबर पे हो गया, यानी सबसे कम किसकी जनसंख्या है, पारसियों की जनसंख्या है। ठीक, जनगणना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अगर पूछेगा भी तो आप बता दीजिएगा क्या क्या। जैसे पूछ सकता है I2U2, एक आई दो आई है, यू पहला आई का मतलब होता है इजराइल, I2U2 इजराइल हो गया, आपका हो गया इंडिया हो गया, आपका हो गया USA हो गया और UAE। ये किससे संबंधित है, I2U2, यानी इजराइल, भारत, USA और UAE, ये आपका किससे संबंधित हो गया, I2U2 हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि आखिर I2U2 के साथ साथ पूछ सकता है कि क्वेड में कितने देश हैं, तो क्वेड जो है ये कितने देशों का संघ है, तो ये भी आपका संघ है भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये आप किस में आते हैं, ये सभी ये क्वेड में आते हैं। किसमें, क्वेड देशों में यही सभी देश आते हैं। क्वेड की संकल्पना कब आई थी, तो ये आपको बताना है कि क्वेड की संकल्पना आखिर आई कब थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि आखिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन क्या है कि गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो गरीबी का आकलन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोदी जी थे, यानी नीति आयोग का हेड कौन होता है, मोदी जी इनके हेड हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नीति आयोग किसके स्थान पे आया था, योजना आयोग के स्थान पे आया था, योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का आखिर योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च 2000। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 2000 शायद 1950 के नियर अबाउट हुआ था, 1950 को हुआ था, सही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। क्योंकि I2U2 के बारे में देख लिया, इजराइल, इंडिया, USA और UAE के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार बीएड में पूछा गया था, इस बार पूछ लिया गया आपका आकर के। किसमें ये पूछा गया, SSC MTS 8 मई को जो पेपर हुआ था। तो जयसिंह के द्वारा कौन सा शहर की स्थापना किया गया था। जयसिंह को आखिर सवाई जयसिंह किसने कहा, तो ये औरंगजेब, किसने कहा, औरंगजेब के द्वारा कहा गया था। तो जयसिंह ने सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना किया गया। किसकी शहर की स्थापना की गई थी, जयपुर शहर की स्थापना। इसके द्वारा 5 जंतर मंतर स्थापित किए गए। कितने, 5 जंतर मंतर की स्थापना किया गया है।
तो आखिर जंतर मंतर 5 कहाँ कहाँ पे है? 2 है यूपी में। कहाँ कहाँ है? मथुरा और वाराणसी। क्या? मथुरा और वाराणसी। बाकी आपका एक नई दिल्ली और उज्जैन में। क्या? नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी, ये 5 हमारे क्या हैं? जंतर मंतर। जंतर मंतर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। सिटी पैलेस कहाँ पे है? जयपुर में है। क्या? सिटी पैलेस पूछ सकता है आपसे। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका है जयपुर में सिटी पैलेस है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अनंगपाल तोमर। अनंगपाल जो तोमर थे, इनके द्वारा दिल्ली की स्थापना किया गया। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हो गए। फिर पूछ सकता है आखिर जो है श्रीनगर ये किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा बसाया गया था। दिल्ली का ओल्ड नेम क्या है? तो दिल्ली का जो ओल्ड नेम है आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आपकी पटना का पहले पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र। प्रयागराज किसका इस समय नया नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो प्रयागराज है ये आपका इलाहाबाद का नया नाम है। जो शहर के नाम इससे बदले गए हैं उनसे संभावित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बन सकते हैं। आखिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय महाद्वीपीय संहित का मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिजों से बना है? मैंने क्या बताया था? एक चीज आपको ये ड्रा कराया था। क्या बताया था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको 3 परत बताई थी, सियाल, सीमा और निफे। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट परत थी सियाल, सीमा और निफे, यानी एक क्या क्या नाम हो गया? आपका नाम हो गया निफे, ये हो गया क्या? सियाल, ये हो गया आपका सीमा। यानी जो आपकी मुख्य रूप से किस खनिज से बनी है महाद्वीपीय संहति? तो आपकी किससे बनी है? सीमा, सियाल से बनाई है। सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम से बनी हुई है। सीमा से पूछेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निकिल से हो गया, और आयरन ही आपका किससे बना है? निफे से बना हुआ है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में द्रव को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया था? जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है इनके बीच में होता है। केंद्रक की खोज को जो किसके द्वारा किया गया है? इसकी खोज किया गया है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा उसे नोट कर लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किया गया। केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मास्टर, यानी सभी ग्रंथियों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या पूछा गया? कोशिका। कोशिका के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? कोशिका जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। किसके? स्लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया है। कोशिका के बारे में क्या क्या पूछ सकता है? तो जीवित और मृत कोशिका के बारे में। जो पहली आपकी जीवित थी और मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? हुक के द्वारा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनिन व ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया। कोशिका का आखिर सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? इसके द्वारा किया गया, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। फिर पूछेगा क्या आखिर? देखिए स्लाइड चली गई, 1 मिनट आप लोग बस वेट करिएगा। पूछ सकता है क्या क्या? जैसे आपसे पूछा था कुछ पेपर में, कुछ चीजें और पूछी गई थी एमटीएस के क्वेश्चन। देखिए एमटीएस के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सभी संभावित क्वेश्चन नहीं है, वो सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है। उनसे जो क्वेश्चन और बन सकते हैं आगे शिफ्टों में, उन सभी को हम आपके बीच में पूरा डिस्कशन करने का अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, उनके लिए आपको हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग थोड़ा अपना प्यार बनाए रखिएगा। देखिए क्या था अगला क्वेश्चन, पेपर में आया था कि आखिर कोशिका को पैक करने का काम। देखिए जो गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी बॉडी यानी जिसके पास बॉडी रहेगा वो क्या करेगा? लोगों को इकट्ठा करने का, पैक करेगा। तो पैक करने का काम क्या? पैकेजिंग का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। आपको मैंने क्या बताया था? लाइसोसोम। क्या?
लाइसोसोम। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है ये पाचन करता है। पूछेगा कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें कभी कभी चोट लग जाती है तो उसमें वहाँ पे जो कोशिकाएं डेड हो चुकी हैं उन कोशिकाओं को कैसे ख़त्म करना है वो काम क्या करता है? लाइसोसोम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। क्या? प्लीहा या तिल्ली इसी को कहा जाता है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बताया था? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? शक्ति गृह। पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल, क्या क्रेब्स साइकिल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें 38 एटीपी, कितने? 38 ओटीपी से एक क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से शायद समझ में आ रही होगा। जब पूछेगा आरबीसी के बारे में, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इतनी बातें आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन आखिर क्यों हुआ था? तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रशासनिक सुधार की वजह से बंगाल विभाजन किया गया था। 1905 में किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें मुस्लिमों को एक अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वजह से इसमें बवाल हुआ था। कर्जन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद आपसे मैंने क्या क्या बताया था? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड थी उन सभी चीज़ों को हम आपके बीच में डिस्कस कर दिए हैं। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा साथियों। जय हिंद। एमटीएस के जितने क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में उन सभी को आपके बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।